हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा हिंदी एग्ज़ाम है। हिंदी हमारा 11 तारीख को एग्ज़ाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं उसका। कोर्स कोड 104 हिंदी का लेकर आज देखेंगे कि जो हमारे 11 तारीख के एग्ज़ाम में आएगा 40 क्वेश्चन MCQ जो पूछते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों आप बताइए, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो इंटरनेट का आविष्कार हमारा 1986 में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? इंटरनेट का आविष्कार 1986। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फैक्स का आविष्कार हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि फैक्स का आविष्कार हुआ था 1866। किस में हुआ था? 1866 में। और जो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1986 में। ठीक है दोस्तों। इंटरनेट का आविष्कार 1986 में और फैक्स का आविष्कार हुआ था 1866 में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है क्या? कंप्यूटर। आपकी ये परिभाषा समझिए हो गया कंप्यूटर की। क्योंकि एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र करके, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर वह सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। तो आप परिभाषा जैसे पढ़ेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश का एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं कहलाता है ईमेल। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? ईमेल। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये सारे बच्चों को पता होता है कि कंप्यूटर विज्ञान कौन है? चार्ल्स बैबेज। कौन है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर का यांत्रिक और वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डवेयर। क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर का यांत्रिक और वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है। आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है तो किसके द्वारा? उसके सैन्य बलों से, उसके अर्थ बलों से, उसके सूचना के बलों से, इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। इन सभी से हमारे राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे कहते हैं। तो जैसे कंप्यूटर जो है वो मानव की बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि की क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सन 1946 में एकर्ट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको बताना है दोस्तों कि सन 1946 में एकर्ट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो था, वो क्या था? एनिक 1। क्या था? एनिक 1। आप देखिए दोस्तों, 1946 में, 1946 बोले तो स्वतंत्रता से एक साल पहले, यानी कि 1947 में स्वतंत्र हुआ था। 1946 में एकर्ट और मुचली नामक जो वैज्ञानिक थे द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है। क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। वो किसका था? तो एनिक 1। ठीक है। तो वो उसका क्या नाम था? एनिक 1। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक भाषा का विकास हुआ था। आपको बताना है कि जो बेसिक भाषा का विकास हुआ था किस समय में हुआ था? एकर्ट ने की थी, मुचली ने की थी, बिल गेट्स ने की थी। तो आपको पता होगा दोस्तों, बिल गेट्स। क्या होगा? बिल गेट्स। बोले तो बेसिक भाषा का विकास किया था तो बिल गेट्स। ब से बेसिक और ब से बिल गेट्स। याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक से बिल गेट्स याद रखिएगा। बेसिक भाषा का विकास किया था बिल गेट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है कहलाता है ई बिजनेस। ई बिजनेस जैसे आधुनिक व्यवसाय। अब देख रहे हैं दोस्तों, आजकल के जो समय है, आजकल का जो टाइम है, वो आधुनिक व्यवसाय कैसे हो रहा है? जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से कोई भी, कितने आदमी लोगों का जो काम है वो इंटरनेट के द्वारा हो जा रहा है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ई बिजनेस। ई बिजनेस बोले तो इंटरनेट बिजनेस। ठीक है दोस्तों।
अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट बिजनेस, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था। आपको बताना है दोस्तों, जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कब था? 1946 से 1958 दोस्तों। किसमें? 1946 से 1958। इसका कार्यकाल क्या था? 1946 से 1958। क्योंकि प्रथम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण किस साल में हुआ था? 1946 में, स्वतंत्रता से 1 साल पहले, ठीक है। तो मान लीजिए जब प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बना था तो 1946 में बना था, याद आपको तो याद ही है। तो आप 1946 से 1958 याद रखिएगा। क्या? 1946 से 1958, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है कंप्यूटर को। अगला हमारा क्वेश्चन है वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर की बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर करता है कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं और घर की बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्यों जो कंप्यूटर करते हैं कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। आपको बताना है कि सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो क्या था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8, क्या था? PDP-8। अगला हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। आपको पता होगा, ये जनरली क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग सब, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से लिए गए हैं। और आपको थोड़ा सा भी अगर बस एक बार वीडियो देख लेंगे, 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। तो पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा है कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। तो आपको सारे जो ऑप्शन देखना है ये सारे कंप्यूटर के भाग हैं, क्योंकि सिस्टम यूनिट ये भी होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के भाग हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी, अर्थात ये सभी हमारे क्या हैं? कंप्यूटर के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है वे भाग जो डाटा और प्रोग्रामों को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं कीबोर्ड और माउस। अब आपको कह रहा है कि वे भाग जो डाटा और प्रोग्रामों को स्वीकार करते हैं, जो हमारा डाटा होता है, जैसे कोई भी हम कंप्यूटर में डाटा करते हैं, मतलब फीड करते हैं, वो डाटा और प्रोग्रामिंग जो किया जाता है वो स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वही हमारे डाटा को क्या करते हैं? कार्य कराते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम कीबोर्ड और माउस के सहारे क्या करते हैं? अपने डाटा को उसमें स्टोर करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? कीबोर्ड और माउस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस से नियंत्रित करता है। मेमोरी जो होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से नियंत्रित करता है। तो वो क्या है? जैसे जो मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? तो आपको ये बताना है। और ये जनरली क्वेश्चन है कि जो कहते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो क्या होता है? CPU। जैसे हमारी पूरी बॉडी में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, जो हमारे बॉडी के लिए पूरी सबसे मेन पार्ट है, वो जो हमारे सर के पीछे होती है, ठीक है, बैक साइड में। तो वो जो समझिए वो हमारे लाइक जैसे CPU ही है। तो उसमें भी वैसे कंप्यूटर में होता है जो एक माइंड का काम करता है, और वो क्या है? CPU जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस को मतलब सारे चीज़ों को नियंत्रित वही करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो ए है वो सही होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में दूरसंचार सेवाओं का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में जो दूरसंचार सेवाओं का आरंभ हुआ वो किस वर्ष हुआ? दूरसंचार मतलब समझ रहे हैं ना, दूरसंचार मतलब दूर से बातचीत, जैसे हम लोग इस समय फ़ोन से कर रहे हैं, तो उस समय वो वाला हुआ था, तार मारने वाला। वो कह रहा है कि भारत में दूरसंचार सेवाओं का आरंभ कब हुआ? तो 1851 में। किस में हुआ था दोस्तों? 1851 में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है? तो ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है? तो हेडर। कौन बताता है दोस्तों? हेडर जो होता है वो ईमेल मैसेज का कौन सा भाग बताता है? मैसेज का स्टेटस को बताता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? बताइए दोस्तों, ईमेल एड्रेस के जो भाग होते हैं कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप किसी से पूछ देंगे तो वो बता नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अभी अगर किसी से हम पूछ दें ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, अगर वो बंदा नहीं जानता होगा तो नहीं बता पाएगा। तो ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है, तो किसका है? नेटवर्क्स का, टर्मिनल्स का, डिवाइस का, कंप्यूटर्स का। तो किसका है दोस्तों? नेटवर्क्स का। किसका है? नेटवर्क्स का क्या है? वो एक प्रकार है। इंटरनेट एक प्रकार है नेटवर्क्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है?
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है। तो पैन क्या है, पैन जो है वो इंटरनेट कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट पर सूचना को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इंटरनेट पर सूचना को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए इंटरनेट में किसी चीज़ को सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, सर्च इंजन जैसे उसको हम सर्च कहते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, फ़ोन पे जाते हैं और गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। तो उसी तरह इंटरनेट में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, ईमेल में तो जाएंगे नहीं, डायल बॉक्स में जाएंगे नहीं, न्यूज़ ग्रुप में जाएंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सर्च इंजन। बोले तो सर्च बॉक्स पर जाएंगे और वहाँ पर हम अपना कोई सूचना को सर्च करेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, इस समय जो आधुनिक समय है, सारा कोई भी अगर कन्फ्यूजन है सर्च मार लो, ठीक है। तो ये तो और बहुत सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से बस एक बार अगर ध्यान से वीडियो देख लेंगे और पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। वेबसाइट का जो मुख्य पेज कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, होम पेज। जैसे वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, होम पेज। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, और उसका जो पहला पेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, होम पेज। जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो कहते हैं होम पेज पे जाओ, होम पेज मतलब उसके फर्स्ट वाले पेज पे जाओ। तो वैसे ही कह रहा है कि वेबसाइट का जो मुख्य पेज कहलाता है वो क्या कहलाता है, होम पेज, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा होम पेज। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। अब बताइए, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है तो कौन करता है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होता है वो मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क रखता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम को समूह को कहते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके उसमें स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, आउटपुट यूनिट को दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं आउटपुट यूनिट को, मतलब जो आउटपुट मतलब बाहर निकालता है, तो क्या है वो, मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। ये तो सॉफ्टवेयर अंदर होता है लेकिन आउटपुट में बाहर, प्रिंटर क्या करता है, किसी चीज़ को प्रिंट करके बाहर कर देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, वो किसी चीज़ को बाहर दिखाता है, यानी कि स्क्रीन पर दिखा देता है। तो मॉनिटर और प्रिंटर हमारे क्या हो गए, आउटपुट यूनिट के दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। जो 1 और 2 हमारे क्या है, ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, डी हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिनमें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लेते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नगरीय लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। बताइए, नगरीय लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, कौन थे, काका कालेलकर। याद होगा दोस्तों आपको, काका कालेलकर नाम सुने होंगे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन है, काका कालेलकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोपन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोपन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो सुनीता कुमारी चटर्जी। किसने दोस्तों, सुनीता कुमारी चटर्जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को मूल शब्द तथा उसके लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह कहता है, वह है सुंदरता, सुंदर धनता। तो जो हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो उसमें से कौन सा युग्म गलत है, आप देख रहे हैं जो पहला है वह कह रहा है सुंदरता, सुंदरता यानी कि सुंदर धनता, प्रत्यय पीछे जुड़ता है तो ता है, वो ता में अगर हम सुंदर जोड़ेंगे तो सुंदरता हो जाएगा। कठिनाई है, आई में अगर कठिन जोड़ दे तो कठिनाई हो जाएगा। वाह है तो उसमें 5 जोड़ दे तो 5वां हो जाएगा। पन है तो उसमें बच जोड़ दे तो पन होता नहीं है, देखो दोस्तों 9 होता है, ठीक है, केवल 9 होता है। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन गलत है। आपको पहचानना है कि बचपन जो होता है वो 9 होता है। अगर 9 रहेगा तो उसमें हम बच जोड़ के उसे क्या बना देंगे, बचपन बना देंगे। तो ये हमारा क्या है, युग्म गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। आपको बताना है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो क्या है, प्रमाणिक शब्द का जो प्रमाणिक शब्द है उसका मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव करना है। किस ऑप्शन में से कौन सा है, तो वो कौन सा है, प्रमाण धन इक। क्या है दोस्तों, प्रमाण धन इक। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तदित्व प्रत्यय का योग है। तदित्व प्रत्यय का योग है तो किस शब्द में है, सुनहरा में। किस में है दोस्तों, सुनहरा में। अगला है, तदित्व प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो तदित्व प्रत्यय का उदाहरण नहीं है तो सिलाई, सिलाई जो है वह तदित्व प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है तो क्या है दोस्तों, इक है। क्या है दोस्तों, इक जो है वह लौकिक शब्द में प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द है वह है अनुवाद। क्या है दोस्तों, अनुवाद जो है वो प्रत्यय रहित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्वनिम।
अब जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे क्या हम कहते हैं दोस्तों? स्वानीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वानीम। याद रखिएगा दोस्तों, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? स्वानीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत है विशेषता है उसे बताइए। तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो वो जो चारों विशेषताएं दी गई इनमें से जो गलत विशेषता है उसे बताइए। तो जो भाषा होती है परिवर्तनशील होती है, सही बात है। जो भाषाएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं क्योंकि उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये गलत है भाई, क्योंकि जो भाषा होती है वो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, सही बात है, या सामाजिक होता है, किसी को भी अड़चन हो सकता है, कोई भी ले सकता है। और भाषा का अनुकरण क्या होता है? द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण मतलब अनुसरण द्वारा किसी से सीखा जाता है, ठीक है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी गलत है, यानी कि भाषा पैतृक संपत्ति है, यह गलत है, अर्थात यह जो विशेषता है वो गलत है, यही हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की राजभाषा है, भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है दोस्तों, आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है दोस्तों? तो हिंदी भाषा के विकास संबंधी, हिंदी भाषा के विकास संबंधी क्या है? वर्णन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने शिलालेख पे हुआ? तो जय भट्ट। किसके शिलालेख पे? जय भट्ट के शिलालेख पे हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी का विकास माना जाता है। तो देवनागरी का विकास कब से माना जाता है दोस्तों? ब्राह्मी से, ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है। तो जो देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है दोस्तों? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यही सब हमारी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है, और बड़ी भी विशेषता है, आप देख भी रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी नहीं है। तो विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी या खरोष्टी की समकालीन है, यही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन लिपि नहीं है। तो अरबी जो है वो हमारा लिपि है। क्या है? लिपि है। देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, अंग्रेजी ये हमारी भाषा है, नौ की लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद के 29 नवंबर को 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी दोस्तों? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो जो 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, जिनका 5 सितंबर को हमारा जन्म दिवस टीचर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ठीक है। अगली हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। गुजरात में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? याद रखिएगा, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो हमारी जो मराठी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो हिंदी, तो जो हमारा हिंदी है दोस्तों वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वह ये मिट गया है, लेकिन जो हमारी हिंदी होती है, हम बता रहे हैं कि जो हमारी हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी, ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की कितनी संख्या है दोस्तों? 11 वर्णों की है, ठीक है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो 11 है। और वैसे भी हमारे स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, सर्वधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। किस में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि 343 में कहा गया है कि जो हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, मतलब राजभाषा हिंदी
और लिपि जो होगी हमारी क्या होगी, देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में संविधान होगा, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। तो हिंदी की मान्यता कब मतलब प्रदान की गई कि हिंदी हमारी राजभाषा है, वह 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया, उसके बाद ये मतलब मान्यता प्राप्त हुई कि हमारा जो हिंदी है वही हमारा क्या है, राजभाषा है। तो कब हुई थी, 14 सितंबर। किसमें दोस्तों, 14 सितंबर में हमारा स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे लासा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है विशेषता कुछ नहीं है। आपको देखिए, ये हमने फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो जो पहला है, तीसरा है, चौथा, ये सब सही है, जबकि यही हमारा गलत है। तो जो गलत विशेषता है वह क्या है, ब वाला है। ब वाला जो है वह हमारा गलत विशेषता है, अतः हमारा क्या होगा दोस्तों, ब हमारा सही होगा। क्या होगा दोस्तों, ब हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह क्या, कौन भाषा होता है। आपको बताना है कि वह कौन सी भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। तो वह है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कि किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली अस्थायी भाषा को कहते हैं। किस समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, तो वो है बोली। किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग बोलचाल बोलते हैं, इधर कहीं जाते हैं कुछ अलग साइड में जाते हैं, मतलब कुछ दूर जाने पर आदमी लोगों का बोलचाल कुछ अलग होता है, तो उसी को हम कहते हैं किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली, मतलब जो थोड़ी थोड़ी दूर पे बोलियां बदल दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, भाषा नहीं कहते हैं, बोली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। हिंदी के जो अंतर्गत आती हैं वो मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, मुख्यतः उस तरह तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, तो वो हैं 17। कितनी बोलियां हैं दोस्तों, 17 मुख्यतः बोलियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत है, तो वह है रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकासित होती है। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों, रूप रचना से बोली पूर्णतः विकासित होती है। यही हमारा क्या है, गलत है, कि रूप रचना से दृष्टि बोली पूर्णतः विकासित होती है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विभाषा बोली का विकसित रूप है। विभाषा बोली का विकसित रूप है प्रशिक्षण का। किसका रूप है, प्रशिक्षण का। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजर्वेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है जो रिजर्वेशन होता है उसका हिंदी परिभाषिक शब्द होता है आरक्षण। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, आरक्षण। क्या होता है दोस्तों, आरक्षण होता है। जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन होता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी उसका होता है आरक्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है, नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है, पंजीकरण। आप लोग किसी फॉर्म को भरने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते हैं। कहते हैं जैसे स्कूल में क्या कराने जाना है, हमको रजिस्ट्रेशन कराने जाना है। कोई फॉर्म अगर फिलअप करते हैं किसी कंपटीशन का, तो कहते हैं पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से यह स्टेप है, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का हिंदी जो परिभाषिक शब्द होता है वो क्या कहलाता है, पंजीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों, पंजीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वैज्ञानिक नहीं है, धीरेन्द्र वर्मा वैज्ञानिक नहीं है, भाषा वैज्ञानिक नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन से जो है वो भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो हमारे धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, ये भी भाषा वैज्ञानिक हैं, और सुनीत कुमार चटर्जी हैं, ये भी भाषा वैज्ञानिक है, भोलेनाथ तिवारी हैं, ये भी भाषा है, जयशंकर प्रसाद उपन्यासकार हैं, और ये हैं जो क्या है, भाषा वैज्ञानिक नहीं है, जयशंकर प्रसाद। तो यही हमारे क्या होंगे, सही होगा कि ये नहीं है, अर्थात जयशंकर प्रसाद क्या उपन्यासकार हैं, तो यह भाषा वैज्ञानिक है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर। कौन थे दोस्तों, बाल गंगाधर खेर थे। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह शब्द है, क्या है, शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों में संधि हो जाना से क्या होता है। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है, नमी ध्वनि बनती है। क्या बनता है, नमी ध्वनि बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। भारत की जो है वो संपर्क भाषा कौन सी है, हिंदी है। भारत की राजभाषा भी हिंदी है, भारत की संपर्क भाषा भी हिंदी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी भाषा की कब उत्पत्ति हुई थी, तो सौरसेनी अपभ्रंश में। कब हुई थी दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पन्न हुई, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे
किन्हीं को शैलियों नहीं मानेंगे, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हिंदी की जो शैली है वो किसे नहीं मानेंगे। तो हिंदी की जो शैली होती है वो हिंदुस्तानी भी होती है, संस्कृति निष्ठ हिंदी होती है, दक्षिणी भी होती है। लेकिन जो मासनवी है, मासनवी सॉरी दोस्तों, मसनवी जो है वो हिंदी की शैली नहीं है। अर्थात जो ऑप्शन द है वो मासनवी जो है, मासनवी दोस्तों, मासनवी, ठीक है दोस्तों, मासनवी ये हमारी जो है वह हिंदी की शैली नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भाषा जो विज्ञान है उसके जनक कौन है? सोस्यूर है। कौन है दोस्तों? सोस्यूर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रत्यंत लगाव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। क्या है? उच्चारण की सुविधा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टंकशाली भाषा किसे कहते हैं? टंकशाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को। किसके कहते हैं दोस्तों? परिनिष्ठित भाषा को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। क्या? जटिलता से सरलता की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। और हम आपको बता दें कि ये हम जो वीडियो देखे हैं ये हिंदी कोर्स कोड 104 का था, जो आपको 11 तारीख को पेपर देंगे उसके लिए था यह। और जिसका अगला वीडियो 105 का है वो हम बना देंगे इसके बाद, और वो भी आप देख लीजिएगा। वो जो 13 तारीख को पेपर होगा वो आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 2 वीडियो में दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ हम सब्जेक्टिव में भी बता देंगे कि कैसे क्या करना है दोस्तों। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और हमें भी सपोर्ट करिए दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।